जनाब शर्मा साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप सुनाइए। गुड गुड। बहुत दिनों बाद हो रही है फिर मुलाकात आपसे। जी दो हाँ। तीन हफ्ते जी हो हाँ गए जी। तकरीबन। बस होनी चाहिए बस। ये भी सही है। मैं आज सोच रहा था कि पिछली जो गुफ्तगू आपकी नज्म के हवाले से हो रही थी, उसमें जरा सी तिश्नगी ये रह गई थी कि हम अ, गजल और नज्म के एक्सप्रेशन पे बात नहीं कर पाए थे कि क्या ऐसा फर्क है जो शायर को मजबूर करता है कि वो गजल को अपने इजहार के लिए चुने वर्सेस नज्म को, क्योंकि आप दोनों में माशाल्लाह मोतबर और मकबूल हैं, तो आपसे ये सवाल बनता है। चलिए, अब वैसे तशनगी हर वक्त ही रहती है, वैसी कोई बात नहीं है। वो बात ये है कि मैंने शायद पहले बात ये की थी कि शायर के लिए वैसे तो मेरे ख्याल में जो फॉर्म होती है वो हम्म, इंसिडेंटल होती है। इंसिडेंटल हम्म, यानी कि वो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत उस वक्त बनती है उसकी कि जब उसे बड़ा शायर हाथ लगाता है उस फॉर्म को। अब देखिए, रुबाई इसलिए है कि उसे उमर खयाम ने लिखा है। अच्छा, मरसिया इसलिए है कि उसे मीर अनीस ने लिखा। वाह, गजल इसलिए है कि उसको मीर और गालिब ने लिखा है। हम्म, हम्म, अगर कोई कल बहुत बड़ा शायर हमारी जबान में, हम्म, उर्दू जबान में नसीर नज़म का पैदा हो जाता है, हम्म, तो वो ही उसको स्टैब्लिश करेगा, वो ही उसको इमॉर्टल कर देगा, उसको स्टैब्लिश कर देगा उस फॉर्म को। हम्म, तो ये शायर का लगाव होता है किसी फॉर्म के साथ हम्म, जो उसको मोतबर कर देता है, या उसको एक दायमी या एक एवरलास्टिंग उसको एक दे देता है, शक्ल दे देता है। एक तो ये बात हम्म, है। दूसरी बात यह है कि जो शायर है वो उस असल में फॉर्म क्या है? हम्म, फॉर्म है हद। हद। हम्म, हम्म, एक ब्लैंक पेपर है, आर्टिस्ट ने उस पे एक नुक्ता लगाया। हम्म, जब उसने नुक्ता लगाया तो हदूद में आ गया वो, हम्म, उसका रेफरेंस सा बनना शुरू हो गया। वाह, यानी कि जो बहाव है हम्म, एक इटर्निटी का, वक्त का, हम्म, हम्म, उसको जब गिरा लगाई जाती है, उसको जब बंदिश में लाया जाता है, तो उसको हद उसकी मुकर्रर की जाती है। हम्म, हम्म, और जब वो हद में आता है तो फिर वो उस बहाव को, वो जो चल रहा है, वन टू थ्री फोर चल रहा है ना, हम्म, उसको जिस तरह गवैये जो है वो उसको बंदिश दे दी ताल में कि धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, ना दिन दिन ना। ठीक सही, है, बंदिश दे दी। गवैये ने सुरों की बंदिश दे दी, अस्थाई बना ली। ठीक है, बांध दिया उसको। बांध दिया। हम्म, इसी तरह शायर ने भी हम्म, अल्फाज को बांध दिया हम्म, किसी बहर में हम्म, और काफिया रदीफ में, अगर गजल लिख रहा है वो तो, या कोई रुबाई या उस तरह जो भी है। हम्म, तो ये जो गिरा देना है यानी बंदिश देना है, ये बड़ी डेंजरस चीज भी है। हम्म, उसकी वजह ये है कि अगर आपने उसको एब्सोल्यूट बना दिया, हम्म, यानी हद पे रहे सिर्फ, हम्म, यानी उसकी जो फंक्शनैलिटी है फॉर्म की हम्म, उस पे रहे, यानी वो हावी रही आपके ऊपर, तो उस गिरा में या उस फंक्शनैलिटी में हम्म, वो जो बहाव है नजर नहीं आएगा। अच्छा, वो जो इटर्नल बहाव है, जो हम्म, अजली और अबदी बहाव है, हम्म, वो नजर नहीं आएगा। हम्म, आर्ट जो होता है वो फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए फंक्शनैलिटी से डिलिंक हो जाता है। वाह वाह, वाह वाह, यानी एक बयान है हम्म, और एक हुस्न बयान है। क्या बात है। बयान ये है कि भाई आपने कोई चीज बयान की है, हम्म, और हुस्न बयान ये है हम्म,
कि बयान होते ही बयान मादूम हो जाता है, वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात, बयान खत्म हो जाता है। वाह वाह। अगर बयान रह गया तो उसकी फंक्शनैलिटी है, यानी वो हद जब जो आपने मुकर्रर की या फॉर्म जो है, आप फॉर्म से आगे नहीं गए जा सके, आप फॉर्म में ही कैद रहे। बड़ी मजे की बात है कि है तो मिसाल जो है ना बड़ी, वो एक ग्राफिक मिसाल है, यानी खौफनाक सी। ये जो दादाइस्ट थे जिन्होंने सारे वो बुर्जुआजी आर्ट को बड़ा चैलेंज किया और डिस्ट्रॉय किया और जो भी, उसमें एक दुशान वो है स्कल्प्टर था, फ्रेंच, बड़ा मजे का था। उसने एक यूरिनल को स्कल्पचर के तौर पे एग्जिबिट किया, एक स्कल्पचर। तो उस पे वो मुकदमा शुकदमा भी हुआ, ये भी हुआ, बड़ी झगड़ा वगड़ा ये वो सब कुछ। तो उसने कहा कि बात ये है कि जब वो यूरिनल है, जब वो अपनी फंक्शनैलिटी से लिंक हो गया तो वो पीस ऑफ आर्ट है। यानी फंक्शनैलिटी से डिलिंक हुआ, अब वो एज ए स्कल्पचर बड़ी खूबसूरत शीशे के केस में है, जिसको मैंने 2-3 दफा देखा है पेरिस में। उसमें लोग वो पेशाब वशाब तो नहीं करते, उसने डिलिंक कर दिया उसको। इसी तरह मंटो साहब ने जो एक छोटा सा वो लिखे हुआ है, मूत्री उसका नाम, एक अफसाना तो नहीं है लेकिन एक इम्प्रेशन मूत्री के बारे, जो हमारे यूरिनल्स होते हैं। अब वो सारी चीज वो पॉलिटिकल साइज और पॉलिटिकल हो गई है सारी, उसमें जो लिखी होती हैं चीजें और ये वो सब कुछ, ठीक है ना, वॉल राइटिंग। अब इमेजिन करें कि वो उसकी जो मूत्री का जो फंक्शन है, उसने उसको ड्रिंक कर दिया, उसको निकाल दिया उससे, यानी फंक्शन को यूज करते हुए उससे वो मावरा हो गया, उसने उसकी लिमिटेशंस को, हदों को तोड़ दिया, पीस ऑफ आर्ट बन गया। हाँ, अगर हम हद में ही रहेंगे तो वो डेड हो जाएगी, तो फंक्शनलिटी में फंस जाएगी ना, क्योंकि ये फंक्शन ही हो रहा। तो वो तो यूटिलिटेरियन मतलब वो है ना, उसका एक फंक्शन है यूटिलिटेरियन, कि भाई आप वहां जाके पेशाब करते हैं, ये यूटिलिटी है उसकी, यूरिनल की। उसने यूटिलिटी को डिलिंग कर दिया। जैसा गालिब ने कहा कि खुला के फायदा अर्ज़ हुनर में खाक नहीं, फायदा नहीं है, या मैं से गरज निशात है कि जरूर से आपको, तो गरज नहीं है, ठीक है ना। यानी एक बेइरादा सी आवारगी है, यानी कि एक इसमें कोई इरादा उस तरह का नहीं है कि भाई हमने इसको यूं रखना है, यूं रखना है, उसको जकड़ के रखना है फॉर्म को। गजल में भी फॉर्म थी गजल की, इसने हमें सदियों जकड़ के रखा ना। हाँ, अभी भी रखा हुआ। तो नहीं, वो फॉर्म ने, वो जो फॉर्म होती है ना, फॉर्म वो बड़ी एक्सेसिबल है ना, एक्सेसिबल, कि भाई काफी रदीफ जोड़ लिया, बस ये कर लिया, है एक्सेसिबल, बट दिस इज वेरी डिसेप्टिव, दिस इज लाइक ए चेस प्लेइंग। गजल में जो फॉर्म है वो बड़ी नैरो है, उसकी बड़ी हदें हैं, बड़ी कड़ी, बज़ाहिर वो आसान नजर आती है कि भाई काफिया रदीफ मिला लिया और चलो भाई किसी बहर में लिख दिया, लेकिन वो शतरंज के खेल की तरह बहुत ही वो आपकी क्रिएटिविटी को चैलेंज करती है। जितनी हद जो होगी ना, वो जितनी तंग होगी, यानी कि जितनी आप पे हदें लगाई जाएंगी, हर्डल्स, उतना ही आपका इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो चैलेंज होती रहेगी, ठीक है, सही, नैरो। अब मसलन शायरी का जो वस्फ है बहुत बड़ा, वो इख्तिसार है, इख्तिसार। और गजल में
आपने देखा होगा बहुत इख्तिसार है, यानी कि एक शेर में आप गालिब का कोई भी शेर एक बात तो वही मुकम्मल पूरी कायनात है भाई, पूरा एक वर्ल्ड है, ठीक है, वो इख्तिसार है। तो वो जो ब्रेविटी है, कंडेंस करना चीजों को, कंप्रेस, क्योंकि शायरी का ये एक ये भी गेम है कि वो शायरी जो है वो इंटरनलाइज, यानी कि वो चीजों को खींच के लाती है, इस तरह एम्ब्रेस करती है। जबकि नज्म जो है वो जरा, या प्रोज जो है खास तौर पर, वो यूं जाती है, यानी एक्सटेंसिव होती है, ये इंटेंसिव होती है, यानी शिद्दत जब पैदा होती है बहुत ज्यादा आपके जज्बात में, शिद्दत, तो वो चीजें कंडेंस हो जाती हैं। आप गुस्से में हैं या आप बड़ी खौफनाक मोहब्बत में मुब्तला हैं, तो आप लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, आप तो गिरबान से पकड़ कहते हैं यार तू मेरा मशूक है, यार आई लव यू, यू नो, कंडेंस हो जाती चीज, मतलब वो ग्राफिक हो जाती, उसमें इंटेंसिटी आती, ठीक ना। तो ये जो वेस्ट जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से प्रोज आई हमारे पास, जैसे अफसाना और नॉवेल है, या शायरी की बात शायरी तक ही रहें तो नज्म की सारी शक्लें जो हैं वो इस वजह से आई कि हम गजल में वो बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, और जैसे जैसे वेस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया तो हमें उस एक्सप्रेशन को भी बदलना पड़ा, या हमें मजीद एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ी। देखिए नज्म तो पहले भी यहाँ मौजूद थी मसनवी के अंदर, बात ये नहीं है। देखें जो आर्टिस्ट है या शायर है या जो भी क्रिएटिव बंदा है, वो किसी खिते का नहीं होता, होता है लेकिन होते हुए नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि एक दुनिया में एक कबीला है आर्टिस्टों का, शायरों का, म्यूजिशियंस का, वो कबीला है, वो चाहे अफ्रीकन है या लैटिन अमेरिकन है या वो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है या वो कहीं भी बैठा हुआ, उनकी आप देखें, आप किसी गैर मुल्की आर्टिस्ट से मिलें तो बहुत जल्दी आपके साथ घुल मिल जाएगा, और ब्यूरोक्रेट को मिले, किसी और को मिले तो आपसे बड़े मसाइल से, फॉर्मेलिटीज होंगी बहुत से, और सोशल मसाइल होंगे। कोई कबीला है, उससे जफ्फियां मारनी तो बहुत जरूरी है, ठीक है। एक है कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ सम कल्चर, कॉलोनियल कैरेक्टर है, एक है डीकॉलोनाइज्ड फ्री एम्ब्रेस, एक है एम्ब्रेस टू किल, फोर्स्ड, यू एम्ब्रेस टू किल, कि आप धोखे से आपको उसको जफ्फियां डाल रहे हैं और उसको साथ ही आपने मर्डर कर दिया। ये जो आर्टिस्टिक एम्ब्रेस है ये तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। अब वो जो लोग अब टीएस इलियट या ये जो लोग काम कर रहे थे, एजरा पाउंड और मॉडर्न और ये सारे लोग जो भी थे, या दादाइस्ट या हिपीज, एलन गिन्सबर्ग हो गया, या ये लोग जितने थे जो नई वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो उनका मकसद को कॉलोनाइज करना तो नहीं था, लेकिन अंग्रेज का हिंदुस्तान में अंग्रेजी कल्चर को या उसकी यानी उसकी सुपीरियरिटी को कायम करने का एक कॉलोनियल मकसद था, यानी कि इसको जलील करो भाई, ये गजल क्या है। मजे की बात ये है कि गजल और क्लासिकल म्यूजिक ये अंग्रेज को कभी समझ में नहीं उससे कहा ना, ज़ौक़ ने कहा कि भाई वो ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने गजल, ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गजल में मारा, ठीक है। तो उन्होंने भी बड़ा जोर मारा कि भाई है क्या, भी क्लासिकल म्यूजिक क्या है, ये गजल क्या है, उन्हें समझ नहीं, अभी तक नहीं आई। अभी अंग्रेजी में वो गजलें लिखते हैं बहुत से अमेरिकन
लेकिन समझ में नहीं है। ठीक है, क्यों? तो जब उन्हें समझ में नहीं आ रही तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या बकवास है भाई, ये तो मुबालगा है, फलाना है, ये है, वो है। फिर तो कुछ हमारे, आपको नहीं लगता कि गजल रिस्ट्रिक्टिव मीडियम है बहुत, वो तो जिसमें है, काफिया, रदीफ, बहर, वजन? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यानी कि डिसिप्लिन्ड फॉर्म है। तो मैंने पहले ही कहा ना, शतरंज है भाई। फुटबॉल नहीं है, शतरंज है। जितना वो नैरो करते हैं आप उसको, उतनी ही वो आपकी क्रिएटिविटी को चैलेंज करता है। और दूसरा, गजल जो है वो आप देख लें, उसके खिलाफ बहुत बातें हुई, प्रोग्रेसिव्स ने की, उससे हाली साहब ने भी की, और वो कलीम साहब जो थे प्रोफेसर, उन्होंने उसको वैशी सिंह भी कह दिया। लेकिन वो गजल जो है ना, वो बगैर किसी प्रोटेस्ट के उसने एहतजाज नहीं किया। आपने देखा होगा किसी ने आगे से रिटेलिएट नहीं किया। वो गजल जो है वो चलती जा रही है अपनी जगह। उसका बहाव चलता जा रहा है, वो कल्चरल मेमोरी है वो ऑल्सो, एग्जैक्टली। और वो रिटेन कर रही है उसको। ठीक है, सो इज क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक की स्थाइयां, उसकी कॉम्पोजिशंस, उसके राग, उसकी बंदिशें, वो सदियों से यूं चली जा रही हैं। उसमें कोई वो उस तरह का वो नहीं है, मतलब चेंज उस तरह का। वरना इख्तरा जो है हमारे यहाँ, जो फलसफा है, या जो जिस तरीके से हम समझते हैं चीजों को यहाँ, वो है तकलीदो ईजाद। तकलीदो ईजाद, गालिब बेदल की तकलीद कर रहा है, वो फलां उसकी तकलीद कर रहा है। वो तकलीद और उसके बाद ईजाद, नेमेसिस एंड अल्टैरिटी, कि चीजों को तकलीद करते हुए उसको बदल देना। क्या बात। वो गालिब तो उसे कहता है शौकी ईजाद ना, ईजाद असर नौ ईजाद कर देना, कि एक ही मजमून है, वो चला आ रहा है सदियों से, और उसको उलट पुलट के यूं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं, वैसे देख रहे हैं। एक सुर है, वो गवैया उसको यूं भी दिखाता है, यूं भी दिखाता है। एक अस्थाई है, उसको यूं भी गाता है, इस तरह भी बताता है, ये देखें यूं भी हो सकता है। ये एक एक्टर है, वो कहता है ये आई लव यू, इसकी पता नहीं कितनी टोन्स हैं, सही शेड्स हैं, कितने तरीकों से मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर वो जो डायलॉग है खास ड्रामे में, तो उसकी सब टेक्स्ट भी है कि मैं आपको कह रहा हूँ आई लव यू, लेकिन सब टेक्स्ट कह रही है कि आई हेट यू। वो टोन में है ना, वो उस लहजे में आएगी, वो डिलीवरी में उसका लगाव जो है उस डायलॉग के साथ, जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है एक्टर जो है। इसी तरह गवैया भी कर रहा है, इसी तरह शायर भी कर रहा है। ठीक है, वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है। असल में ये है बात कि ये एक जो बात मैंने वो माहिमीर में कही थी, कि रवायत और क्लासिक में बहुत बड़ा फर्क है, जिसको हम कंफ्यूज करते हैं। क्लासिक जो होती है वो फॉरएवर होती है, जिस तरह उसमें वो कहता है कि भाई हम ये तो नहीं कहते गालिब कहता था, हम तो कहते हैं गालिब कहता है, मीर कहता है। सही बात। कि भाई एवर प्रेजेंट उसकी एक प्रेजेंस है। ठीक, और उसको अपने जमाने में नहीं, वो कहता है, यानी कि वो प्रेजेंस है उसकी। ये क्लासिक है। ये क्लासिक है। क्लासिक की जो दोहराहट है, तकलीफ है, और वो बोलते जाओ, उसी को पीटते जाओ, फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स। वो तो वातर, वो जो दोहराहट है, बिल्कुल बुलबुल का बेजार कर देने वाला किस्सा है, जिसमें इजाद नहीं है। जब इजाद शुरू होती है उस तकलीफ में, तो फिर एक नई
नया इम्कान पैदा होता है, एक नई क्लासिक का इम्कान पैदा होता है। क्या बात। तो वो उससे पहले जो है जो चीज रिपीट हो रही है वो रिवायत है। हाँ, जो रेपिटेशन बारी बारी हो रही है वो रवायत है, जैसे रिचुअल हो जाती है कि रिचुअल में हम ये नहीं सोचते कि क्या है, हम उससे गुजरते हैं, सही। हम उससे गुजर जाते हैं, क्योंकि वो एक थेरेपेटिक यानी कि एक हमारी वो कल्चरल क्या उसे कहते हैं, वो उसकी एक वो प्री रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, यानी कि मौजूद है शुरू से। अब एक बात और जो है जो लोगों के जहन में भी है मेरा ख्याल है वो ये कि जिस किस्म की नार्सिसिज्म नरगिसियत गजल में नजर आती है वो नज्म में इस तरह से नहीं नजर आती कि शायर जो है वो ये मुस्तकिल इस बात का सबूत भी देता रहे, बताता भी रहे कि मैं सबसे अलग हूं। अच्छा, मुझ पे आप तंज कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात। और, और न ब्रिलियंट। ये कहे बल्कि तखल्लुस भी इस्तेमाल करे। ये ऐसा है जैसे कि पेंटिंग बनाई और उसके बाद आपने उस पेंटिंग के नीचे अपने सिग्नेचर भी जरूरी समझे। तो गजल में ऐसी क्या बात है जो ये सब कुछ करने पे मजबूर करती है? मजबूर क्या है भाई, ये एक बड़ी मजे की बात है कि शायर जो है वो अपना तखल्लुस क्यों रखता है भाई। हाँ, ये बात ठीक है, असदुल्ला खान है भाई, असदुल्ला खान वो गालिब अपना तखल्लुस करता है। असल में जो तखल्लुस है वो उसको सोशल, उसका जो समाजी तशख़्ख़ुस होता है, यानी सोशियोलॉजी में जो पोजीशन होता है जिस तरीके से, वो एक ऐसी स्पेस में जाना चाहता है, यानी कि वो ऐसी स्पेस क्रिएट कर लेता है तखल्लुस से कि जहां वो फ्री फ्लोटिंग है, यहाँ वो फिक्स नहीं है और सोशियोलॉजिकली पोजीशन नहीं है। ओके ओके, वो उसकी शायराना आइडेंटिटी है। वो एक आर्केटाइपल सी फ्लूइड आइडेंटिटी है। सही है। बंदा जो है शराब नहीं पीता, रियाज खैराबादी, या शराब मना है इस्लाम में, ठीक है, मुसलमान हो, सारी शायरी शराब से भरी हुई है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि वो उसका लाइसेंसिंग है ना, वो जो फ्री फ्लोटिंग में गया तो उसकी अपना समाजी तशख़्ख़ुस जो है वो उसका फ्लूइड हो गया, यानी खत्म हो गया, वो एक और आइडेंटिटी में चला गया। जब शायर कहता है ना कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो ये जो समाजी कोई भी बंदा होगा वो कहेगा भाई ये गालिब अपने आप को पैगंबर समझता है, इसकी क्या ये जुर्रत, तो भाई मेरे ऊपर फरिश्ता उतर रहा है और वो मुझे इल्हाम हो रहा है। लेकिन वो गालिब का, असदुल्ला खान गालिब के जो समाजी तशख़्ख़ुस है वो नहीं है, वो पोएटिक आई है। ओके, जो कि एक यूनिवर्सल है और जो आर्किटाइपल है, जो फ्लूइड है, उसको फिक्स नहीं कर सकते कि भाई ये। आपने देखा होगा सारी शायरी जो है मसलन उसमें वो कुफ्र की और इस सारी बातें जो हैं वो होती हैं जो सोसाइटी में मना है, क्योंकि उसको वो फ्रीडम मिलती है। अब अगर शायर ये कहता है ना कि वो भाई दुनिया में बहुत होंगे सुखनवर जो भी है मगर गालिब का अंदाज है बयां, और या मंटो कहता है कि जी मैं मनो मट्टी के अंदर दफन हूं और ये सोच रहा हूं कि मैं बड़ा अफसाना नगार हूं या खुदा। ओह माय गॉड। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि उसने कोई खुदाई का दावा कर दिया। सही बात। वो उसकी क्रिएटिव आई है, और क्रिएटिव आई जो है वो फ्री है फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल एंड रीजनिंग एंड लॉजिक और ये सारे जो बुलशिट है।
राइजुल वक्त और राइज जो मानी होते हैं चीजों के या वैल्यूज के, उनसे वो फ्री होता है वो। एक और मजे की तुम्हें बात बताऊं, जो तुम्हें सवाल पूछना चाहिए था, वो ये है जी कि बहुत से शायर तो अपना नाम का ही तखल्लुस बना लेते हैं। इकबाल हैं, फैज हैं, बिल्कुल मीर तकी मीर हैं, ठीक है। तो उनका क्या बने? अब वहां भी मजे की बात है, जब वो शायर अपना नाम जो उसके वालिदैन ने उसे दिया होता है, यानी कि उसका जो समाजी तशख़्ख़ुस होता है, सोसाइटल आइडेंटिटी होती है, उसको जब अडॉप्ट करता है तखल्लुस के तौर पर, तो उसका ये मसला शुरू होता है कि मीर तकी मीर क्या एक दरबार का शायर है जिससे जाके मुसाहिबत करनी है, ये करना है, वो करना है, जो उसका समाजी तशख़्ख़ुस है, यानी जो उसकी ड्यूटी है, काम करता है, नौकरी है या गालिब है, नौकरी। लेकिन मीर तकी मीर, या वो मीर है जो अबेंडन है, जिसको कोई परवाह नहीं और जिसके सामने ये सारी सोशल स्ट्रक्चर्स और रश, ये सब कुछ जो है वो हाँ? अब अगर आप उसकी जिंदगी देखें तो मीर जो है उसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं उसकी अपनी जिंदगी में। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसके तखल्लुस में हो रही है, यानी वो मीर वो बन रहा है, ठीक। इकबाल और फैज अपने सोशल तशख़्ख़ुस में ज्यादा करीब है उसके, बिल्कुल। यानी कि एक फैज शायर है, एक फैज सोशल पोजीशनिंग है, भाई रेवोल्यूशनरी है, राइट, वो है एक्टिविस्ट है, रेवोल्यूशनरी, जो भी वो उनके नजरियात हैं, जो भी जो कि सोशली पोजीशन है। इकबाल के भी सोशली पोजीशन है कि भाई इस्लाम और रिवाइवल ऑफ इस्लाम, रेनेसांस, ये सब कुछ है, ये उनका समाजी तशख़्ख़ुस भी है, ठीक है। और उनका एक शायर भी है इकबाल, तो वो वहां टेंशन बड़ी हमें नजर आती है, जहां उनका तखल्लुस भी, उनका समाजी जो नाम है, वो भी जो गिवन नेम है, वही उनका तखल्लुस है। तो उन्हें वो ये एक डायलेमा है उनके लिए कि शायर हूं मैं, या मैं ये समाजी रेवोल्यूशनिस्ट हूं या रिफॉर्मिस्ट हूं या व्हाटएवर। एक बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये इंटेंशनल हुआ होगा? नहीं, इंटेंशनल, ये तो उनकी बायोग्राफी है, वो जिस तरह उनकी जिंदगी गुजरी, उन्होंने इसको इस तरह समझा, और ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन है। नहीं, मीर के बारे में तो हम कह रहे हैं कि जो मीर की जो सोशल आइडेंटिटी है वही उसकी पोएटिक आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, लेकिन इकबाल और यानी कि वो, ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, उसमें उनकी सोशल आइडेंटिटी जो है ना, यानी एक सूरत में शायर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं सोशल आइडेंटिटी पे, मीर के रेफरेंस में। ठीक है, ठीक है। वो अपनी सोशल आइडेंटिटी को गालिब नहीं होने देता उसके ऊपर, उसको इंटरफेयर नहीं करने देता। लेकिन फैज साहब और इकबाल में यह है कि उनकी जो सोशल आइडेंटिटी है, जो पोजीशनिंग है, जो पावर हियरार्की में उनकी पोजीशनिंग है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है उनकी शायरी। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो दो डुअलिटी होती है शायर के अंदर, कि एक फ्लूइड उसकी आइडेंटिटी है और एक उसकी पोजीशन, यानी कि डिफाइंड आइडेंटिटी है, फिक्स्ड सोशल, वो एक दूसरे से जुदा भी नहीं होते। मतलब वो ये नहीं होता कि वो कोई कंपार्टमेंटलाइज्ड है, केमिकली प्योर, मतलब वो एक और बंदा है, यानी हाइड एंड जैकल नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल वो एक इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल और एक विजन, इन चीजों के
के रेफरेंस है, मैकेनिकल नहीं है। मसलन ओवरलैप कर जाता है ना, तो इकबाल को भी उड़ा के यूं करके उसकी सारी सोशियोलॉजी को, उसकी सारी बिलीफ्स जो भी हैं, वो एक मिसरा यूं करके उसको उड़ा के ले जाता है। जब वो शायर, इकबाल का शायर जब बेदार होता है तो उसके सारे स्ट्रक्चर को तोड़ जड़ा दे ममूले को शहबाज से, वो शहबाज बस खत्म हो गया। सही बात, सही बात, सही बात। तो जितने मेरे बहुत सारे जो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, जो शायर भी हैं, वो किसी एक तरफ झुकाव बहुत ज्यादा हो जाता है। या तो वो गजल के शायर कहलाने लगते हैं या वो नज्म के शायर हो जाते हैं। ये तो अगेन सोशल फीडबैक है। अच्छा। जिसके मुताबिक वो जो शायर है वो कंडीशन होना शुरू हो जाता है, where the audience and the critics and the social trends they start dictating the poet. अच्छा। ये ऐसे ही है कि मैं गजल लिखता हूँ और वो बहुत पॉपुलर होती है, तो मैं इस झांसे में आता हूँ कि भाई ये ही है शायरी, और उस फीडबैक से मैं उसको रिपीट करता रहता हूँ। उस गजल की सारी जो भी उसकी सक्सेस है या जो भी उसका हुआ है, यहाँ शायद डिक्टेट हो रहा है अपने ऑडियंस से, और वहीं वो बेचारा मार खा जाता है। आप पे नहीं असर किया फीडबैक ने? आपने दोनों, आप पे नहीं असर किया ये ऑडियंस के फीडबैक ने? आपने दोनों असनाफ में मार्का दिखाया। नहीं, मैं मार का शार के उस चक्कर में नहीं हूँ, खुदा न करे। मैंने तो कहा है पहले भी कि भाई जो भाव में चीजें हैं, इसको भी देख लो, उसको भी देख लो, उसको भी चख लो क्या है। और वैसे भी अगर गौर से करें, देखें, तो एक फॉर्म को दोहराते रहना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। अगर आप गालिब को भी देखें ना, तो वो एक फॉर्म है उसके पास गजल की, कसीदा भी लिखा हुआ, लेकिन उनकी जो प्राइमरी फॉर्म यानी कि जो बेस वो गजल है। और वो इधर उधर कहते भी हैं तंगनाए गजल। अगर आप गौर करें तो उनके जो लेटर्स हैं वो एक फ्रीडम में आता है यूं करके। हाँ, बिल्कुल सही बात। और वो तंगनाए गजल को तोड़ फोड़ के और वो खुद ही वाज कॉन्शियस ऑफ दिस कि इसमें एक लिटरेरी मेरिट है, इसलिए उन्होंने यानी कहा भी, ख्वाहिश भी जाहिर की कि इनको इकट्ठा करके शाया किया जाए। और आपको पता है गालिब की जो प्रोज है वो 20th सेंचुरी प्रोज, यानी कि वो आज भी वही प्रोज, यानी कि वो प्रोज है जिसका असर मंटो पे भी है। सही। और जिसका असर हमारी यानी सोशियोलॉजी या जो भी आप कह लें, जो प्रोज के जो मसाइल हैं वो उस पर अभी तक असर है और रहेगा। वो जो एक उसकी स्पॉन्टेनिटी है, उसके जो एक वालिहाना अंदाज है, उसने कैप्चर किया है, वो आसान नहीं है। सही। इट्स ब्यूटीफुल। तो ये तो जाते जाते अगर आपको दो चार शेर उस गजल के याद हों और वो अता कर दें आप, तो कौन सी गजल? सबसे अलग वाली। यार तुम अभी तक वही बात, मेरा ख्याल है तुम्हें मेरे दुश्मनों ने तुम्हें ब्रीफ किया हुआ है आज। भाई वो गजल हर जगह छपी हुई है, बहुत से लोगों ने सुनी हुई है, मैंने बहुत जगह पढ़ी हुई है, और वो बहुत पुरानी गजल है। इस कॉन्टेक्स्ट में लेकिन वो जो आप जिस तरफ रेफरेंस जो रेफर कर रहे हैं नरगिसियत और ये वो, उसकी वजह ये है कि वो जो मेरा एक किसी ने किताब जो मुरतब की है अशरफ सलीम साहब, वो उन्होंने ये उस गजलों का वो जो मजमूआ है
हाँ। उन्होंने इसका टाइटल रखा सबसे अलग। हम्म। वो उन्होंने मेरी गजल से लिया, जिसमें वो है कि दश्त में है एक नक्शे रहगुजर सबसे अलग, वाह। में है शायद कोई महवे सफर सबसे अलग। क्या बात है। तो वहां से उन्होंने वो टाइटल लिया है। हम्म। अब लोग समझ रहे हैं कि मैंने खुद वो टाइटल रखा है, और मैंने ये कहने की कोशिश की है कि भाई मैं तो सबसे अलग हूँ। नहीं, हालांकि मैं तो उसके बगैर और तो बात कर रहा आपने कहा ना, उसके बगैर तो शायरी मुमकिन भी नहीं है। अगर आप सबसे अलग नहीं हैं तो आप क्या कर रहे हैं? हूँ, सबसे इसमें बुराई क्या है? सबसे अलग होना भी तो जरूरी है। नहीं, मगर एट द सेम टाइम मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जब शायर कहता है ना हम्म। कि भाई मैं सबसे अलग हूँ, हम्म। तो उसमें कोई रम्ज होती है, वो ऐसे नहीं कह रहा होता। वो अपने जात के बारे में बात नहीं कर रहा, वो पूरी एक उसके पीछे एक आर्किटाइपल आई है ना, वो सीखे में बात कर रहा है। उस सीगे में बात कर रहा है। सही बात अभी यही जो मतलब मैंने पढ़ा आपके सामने कि दश्त में है है। हम्म। एक नक्शे रहगुजर हम्म। सबसे अलग, क्योंकि सब लोग ही चल रहे हैं, हम्म। मगर एक कुछ और तरीके की चीज है हम्म। हम में है। हम्म। ये भी नहीं कि वो, उसने कहा हम में है हम्म। शायद कोई, हम्म। शायद का लफ्ज भी, महवे सफर वाह। सबसे। वाह। वाह। अब ये तो फिर इंतहाई एब्स्ट्रैक्ट बात है, इसमें कोई तो इसमें वो वाली मैं थोड़ी है जिसकी लोग बात करते लेकिन कोई बात नहीं, बात यह है कि लोग जिस तरह भी समझना चाहें हैं। उन्हें समझने दिया जाए, हम्म। इसलिए हम्म। कि आज नहीं तो कल हम्म। उन्हें शायद ये समझ में आए कि हम्म। भाई ये बात और थी, इस तरह नहीं थी, जिसे आपने रिड्यूस कर दिया एक होते हैं क्लाइमेक्स, हम्म। छेड़छाड़ या टिच कर। नहीं, ये जो है हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू टॉक टू यू। फिर बात करते थैंक यू रिजवान। हैं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज।